AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का सेकंड लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में अपने प्रॉब्लम किए थे, व्हाट वाज द मैटर। अगर एसेट अगर इम्पेयर होता है यानी उसकी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, बेटर वे रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, तो देयर इज अ इम्पेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं अपन, नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर, ऐसा करके हम निकालते हैं। वो हाइयर जो रिकवरेबल अमाउंट रहती है उसको हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। अब नेट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस एट आर्म्स लेंथ बिटवीन नॉलेजेबल पार्टीज माइनस एक्सपेक्टेड डिस्पोजेबल कॉस्ट। लेकिन कोई भी हालत में आपका जो इंपेयरमेंट लॉस है वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा थोड़ी होगा, और कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगा तो अपन क्या करेंगे, जितना कैरिंग अमाउंट है उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलेंगे, और जो लाइबिलिटीज एक्सेस लाइबिलिटी लगेंगी अपने को बेचने के लिए उसको प्रोवाइड करेंगे अगर अदर एयर्स लाइक 29 सेज, अदरवाइज नॉट। ऐसा सब हो चुका था। अब ये तर्ज पे अपने 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, डेफिनेटली आपने कर लिया, आपको सब आ गए। सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, सॉल्यूशन आप लोगों ने देखे हुआ है। अच्छे से एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ो मेरे साथ, भगाओ मत, आगे मत करो, ध्यान से सुनो। X Limited purchase a PPE for 4 years ago at 150 lakh and depreciate it at 10% per annum and SLM। 150 लाख कब लिया था इन्होंने, आज से 4 साल पहले। ये 4 ईयर न्यूमेरिकल देते तो ज्यादा अच्छा रहता था, अच्छे समझ में आता था। एनीवे, एंड डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी 150 डिवाइडेड बाय 10, 15 15 15 60 उन्होंने खत्म कर दिए। 150 माइनस 60, आज के डेट में कैरिंग अमाउंट हो गई 90। At the end of the 4th year, it has revalued the asset at rupees 75 लाख। अच्छा, और आखिरी में उन्होंने 15 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज करके उसकी कैरिंग अमाउंट कर दिया 75 लाख। At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakh and has written off the loss on revaluation to the profit and loss account। However, on the date of revaluation, लेकिन रिवैल्यूएशन करने के बाद में भी मार्केट प्राइस इज 67.5 लाख एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजेबल कॉस्ट आर 3 लाख, यानी मेरी नेट सेलिंग प्राइस जो है, नेट सेलिंग प्राइस जो है वो है 67.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 64.5 लैक्स। ये होगी मेरी कैरिंग अमाउंट, ये होगी मेरी नेट सेलिंग प्राइस। अब उनको बोलना एक बार वैल्यू इन यूज भी बता दो क्या है करके। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस दैट फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 60 लैक्स, और वैल्यू इन यूज इज 60 लाख विच एवर इज हाइयर। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, रिकवरेबल अमाउंट हो गया 64.5, और मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया 75। तो मेरे को इंपेयरमेंट लॉस 10.5 का बताना पड़ेगा। अब अगर मैं 10.5 का बताऊंगा तो फिर एंट्री क्या होंगी, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या रहेंगी 64.5, डिप्रिसिएशन क्या पे मिलेगा 64.5 पे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या पूछा मेरे को अरे यार क्वेश्चन कहाँ है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो अपन इंपेयरमेंट लॉस P&L में चार्ज करेंगे, कोई रिवैल्यूएशन वगैरह वगैरह पहले हुआ नहीं है, यानी हुआ है वो तो अपने कैरिंग अमाउंट में जोड़ दिया। परचेस प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी 150, डिप्रिसिएशन 60, कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 90 में से 15 गए, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो 75, बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसमें और आगे है सॉल्यूशन में कि इसकी क्या बताया अपन ने, कैरिंग अमाउंट है 75, आपकी रिकवरेबल अमाउंट अपन ने लेके आ गए थे 64.5, देयरफॉर रिवैल्यूएशन लॉस इज इक्वल टू 10.5, ऐसा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट, ये वर्किंग नोट दिया 75 की, और यहाँ पे सब दिए हुआ है इंपेयरमेंट लॉस वगैरह वगैरह। ये 60 लैक्स हो गया वैल्यू इन यूज, ये हो गया आपका रिकवरेबल अमाउंट, ये हो गया 10.5 का इंपेयरमेंट लॉस, ये सब उधर दे दिया था। सॉरी, मुझे लगा नोट्स में इसमें कम लिखा गया है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटेल्स ऑफ एन एसेट फाइंड आउट इंपेयरमेंट लॉस। पहला पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, और तीसरा करंट ईयर डिप्रिसिएशन। करंट ईयर डिप्रिसिएशन क्या पे मिलेगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे। अच्छा क्वेश्चन था ये। कॉस्ट ऑफ एसेट 56 लाख, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू नील, यानी 5.60 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर एनम। कितने साल हो गए, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 3 साल, यानी 7 साल का डिप्रिसिएशन हो गया होगा, सीधी सीधी बात है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। 56 लाख और 5.6 इंटू 7 माइनस करूंगा मैं, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो आ जाएगा 39.2, तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा -56 इज इक्वल टू 16.8।
ये आ गया मेरा करंट कैरिंग अमाउंट, इतना आना चाहिए। कैसे आया? 56 लाख, रिमेनिंग लाइफ 3 साल। वापस देखा एक बार पढ़न दो। पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 56, यूजफुल लाइफ 10, सैल्वेज वैल्यू नील, करंट कैरिंग वैल्यू 27.3 आई। और अपने हिसाब से तो आनी कितनी चाहिए थी उसकी? 16.8। सर इन्होंने WDV से किया होगा, काहे जबरदस्ती टेंशन। तो ये अपने को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इन्होंने खुद ने दी है कितनी? 27.30। सर हम पिछले क्वेश्चन से यही सोच रहे हैं कि सर आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन चालू कर देते, गलत हुआ तो वापस कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन फास्ट रीडिंग तो हो जाता। ओके, कैरिंग अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या होना? अरे अब बेटा रिकवरेबल अमाउंट डायरेक्टली दे दिया इन्होंने, वैल्यू इन यूज, नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाइयर, तो रिकवरेबल अमाउंट दे दिया 12। सर क्या 12? टोटल 15.30 का, 15.30 का क्या बोलते हैं उसको? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। हाँ ठीक है। और अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर, ऑलरेडी हमारे पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस है कितने का? 14 लाख का। तो हमारी थियरी क्या बोलती कि जो भी अपना इम्पेयरमेंट लॉस है टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ऊपर का जो है वो जाएगा आपका P&L में। पहला क्वेश्चन क्या था अपना? फाइंड आउट इम्पेयरमेंट लॉस, तो अपन एंट्री कर दी 15.30। फिर अब अपने को बोला ट्रीटमेंट होंगी बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 14 बाय इम्पेयरमेंट लॉस कितना? इम्पेयरमेंट लॉस 1.302 प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। कितनी प्रोविजन कर रहा मैं इसके अंदर में? 15.30 की। रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू कितनी है? रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू हो गई मेरी 12 लाख। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई मेरी? 12 लाख। और लाइफ और सैल्वेज वैल्यू कितनी? कुछ नहीं दिए तो 0। देयरफॉर डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 12। इसको कितने साल में डेप्रिशिएट करना है? रिमेनिंग 3 ईयर्स में। तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 4 लाख। ऐसा सब इन्होंने दिया होगा। 14 लाख 31 और बाद में अपने को डेप्रिसिएशन मिलेगा 4 लाख का। तीनों भी चीज़ें ऐसी हाईलाइट करके बता देंगे। अब आगे, An asset doesn't meet the requirement of environmental laws which have been recently enacted. अभी इनेक्टमेंट हुआ लॉ का कि ये क्या है कि ये एसेट पोल्यूशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉस फुलफिल नहीं करता, फिर फेंक दो इसको। अरे द एसेट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड एज पर लॉ, और सही में डिस्ट्रॉयड करो बोल रहे। द एसेट इज कैरिड ऑन द बैलेंस शीट एट द ईयर एंड एट 6 लाख। हमारी कैरिंग अमाउंट 6 लाख है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एसेट इज 70,000। यानी इसकी रिकवरेबल, इसकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी है? डिस्ट्रॉय करो 0, नहीं सेलिंग प्राइस है। और डिस्पोजल कॉस्ट कितना है? 70,000। तो इसकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी? -70,000। और इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? दिया नहीं तो 0। विच एवर इज हाइयर, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 0। ऐसा रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। और कैरिंग अमाउंट कितना है? 6 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 0, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस तो बॉस 6 लाख खींच रहेगा, निगेटिव तो रह नहीं सकता। फिर विषय क्या आया? ये 70,000 का क्या करेंगे? नहीं, मेरा AS28 तो इम्पेयरमेंट लॉस 6 लाख का ही बोलता। फिर ये 70,000 की प्रोविजन करना पड़ेगा अगर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक AS29 सजेस्ट। ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए। पूरी थियरी पढ़ो, बहुत अच्छा जोरदार पॉइंट है इसमें। सर सेम टू सेम लिखा हुआ हमने पढ़ लिया। यहाँ पे लिखे हुआ है कि इन द गिवन केस रिकवरेबल अमाउंट विल बी नील, हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज नील एंड नेट सेलिंग प्राइस -70, दस इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एट 6 लाख। Therefore, asset is to be fully impaired and impairment loss 6 लाख has to be recognized as an expense immediately in the statement of profit and loss. ये अपने को बोलना पड़ेगा कि statement of P&L में जाएगा। Further, para 60 of AS28, when the amount of estimated for an impairment loss is greater than the carrying amount of the asset to which it relates, an enterprise should recognize a liability if and only if that is required by another accounting standard. Hence, the entity should recognize liability for the cost of disposal at 70,000 रुपये। Next, अब IMA 7, जी लिमिटेड अक्वायर्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल फॉर 7 करोड़ दैट हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। सर 1 लाख का डिप्रिसिएशन बोल दो, ये क्या बताएंगे आगे मालूम नहीं। द मशीन इज डिप्रिसिएटेड ऑन SLM बेसिस एंड डजंट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। करेक्ट, 7 लाख की है, 7 साल की, 1 लाख का डिप्रिसिएशन। ऑन अप्रैल 2024, ऑन अप्रैल 2020 यानी 1/4/2020 से लेके तो 1/4/2024 मशीनरी 7 लाख की थी। 4 साल का टाइम पास हो गया तो 4 लाख का डिप्रिसिएशन। यहाँ पे उसकी कैरिंग अमाउंट वैसे 3 लाख रहनी चाहिए थी अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होगा तो।
On HR, the carrying value of the machine was reassessed at 5.10 crore and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. शाबाश. अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 5.10 करके डिसाइड कर लिया, यानी हमने क्या किया 2.10 का रिवैल्यूएशन सरप्लस बोल दिया. अरे हो ना. और रिवाइज वैल्यू क्या होगी, रिवाइज्ड वैल्यू होगी 5.10 1/4/24 को. अब फर्दर लाइफ कितनी बची हुई है, 3 साल. अब अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे, 5.10 पे. इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 2.10, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है और ओरिजिनल वैल्यू है 3. अगर डिप्रिसिएशन अगर रिवाइज नहीं करते थे तो डिप्रिसिएशन अपन 1 चार्ज करते थे. अब अपन 1.4 1.4 कितना जो भी है वो करेंगे 1.7. अब देखो बोला क्या बोल रहा हूँ. For the year ended March 2026, in conditions indicating an impairment of machine existed and amount recoverable ascertained only 79 lakh. 2026 में यानी क्या हुआ, और 2 साल चले हम, 1/4/25 और 1/4/26, यहाँ तक के हमारी वैल्यू जो थी, कैरिंग अमाउंट निकाल लो पहले. तो यहाँ पे हमारा क्या निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट, और यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट देखना पड़ेगा. तो हमारे को रिकवरेबल अमाउंट में दिए हुआ है द अमाउंट रिकवरेबल एसर्टेन टू बी 79 लाख. हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरेबल अमाउंट कितना दिख रहा, 79 लाख रुपीस. और कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, 3 साल का. डिप्रिसिएशन नहीं सर 2 ही साल हुए यहाँ पे, 1 और 1 2. 5.10 डिवाइडेड बाय 3. रेसिडुअल वैल्यू कुछ है क्या, पहले से दिए भी नहीं है, डजेंट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू. तो 5.10 डिवाइडेड बाय 3 यानी अपन कितना करेंगे, 1.70 1.70 2 साल का चार्ज करेंगे, यानी बचेगा कितना अपना कैरिंग अमाउंट 1.70 और रिकवरेबल अमाउंट कितना है अपना 79 लाख. गजब कार्यक्रम. तो सर इस पे तो ऐसा ध्यान में आ रहा अपने को कि 91 लाख का अपने को हो गया इंपेयरमेंट लॉस. लिखने को क्या जा रहा मेरे को, मैं तो मिटा भी सकता ना यार. गलत होगा और क्या होगा, आगे आगे पढ़ते जाता मैं. यू आर रिक्वायर्ड to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss to be treated in the books of G Limited. अरे सर देखो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 91 लाख का और अपने पास में ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है 2.10 का. अब अपने को ये 2 सर पूरा की पूरा इसी में चले जाएगा. हाउ, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस इंटैक्ट है तो हमारे पास में 2 मेथड थे रिवैल्यूएशन सरप्लस की, कि जब एसेट बेचेंगे तब ये 2.10 का, जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे. काय में था ये सब चीजें, AS 10 में पीपीई के अंदर में, कि रिवैल्यूएशन सरप्लस अपन क्या कर सकते हैं, पूरा की पूरा 2.10 पीएनएल में डालेंगे. कब, जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब एसेट यूज नहीं कर सकते तब, या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा अपन प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, थोड़ा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. जैसे जैसे जितना जितना एक्सेस डिप्रिसिएशन अपन पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं, अपन एक्सेस कितना चार्ज कर रहे डिप्रिसिएशन, वैसे अपन 3 लाख पे एक डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे. पर अपन ने क्या किया, ये 3 लाख पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया और ये 2.10 पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 0.70. यानी मैंने हर साल कितना डिप्रिसिएशन ज्यादा का चार्ज किया, 1 रुपया 70 पैसे माइनस 1 70 पैसे, ये दिख ही रहा ना, या 70 लाख रुपए ये ज्यादा का किया ना. तो जितना मैं तो पीएनएल में कितना डाल रहा हर साल 1.75, ये पीएनएल में डेबिट कर रहा मैं, सॉरी 1.70. तो जितना एक्सेस से डिप्रिसिएशन अपन पीएनएल में डेबिट करते उतना ही रिवैल्यूएशन सरप्लस हम ट्रांसफर करते. कहां पे, टू पीएनएल. यानी हम एंट्री करते हर साल बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीएनएल. कितना, 70 लाख. ये भी एक ट्रीटमेंट दिया था. या फिर अपन एक ट्रीटमेंट ये करते कि पूरा जिस दिन एसेट डिस्पोज करेंगे उस दिन पूरा के पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीएनएल कितना, 210 करेंगे. अगर अपन ने ये ट्रीटमेंट किया होगा तो अभी तक के अपन ने कुछ भी रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म नहीं किया होगा, तो पूरा की पूरा 91 लाख अपन काय में एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में. और अगर अपन ने हर साल 70 लाख अगर माइनस कर दिए होंगे 2.10 में से, तो अभी अपने पास में बैलेंस कितना होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, 70 लाख का. 2.10 था ना अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसमें 70 लाख का बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीएनएल, बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीएनएल. अब अपने पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना है, 70. अगर ऐसा किया होगा तो पूरा की पूरा 91 रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, और ऐसा किया होगा तो 21 जाएगा, सॉरी
91 में से 70 जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में और 21 जाएगा P&L में। अब इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन ही तो नहीं पढ़ते यार आप लोग पूरा। सर हम तो पढ़ रहे थे, आप ही चले गए उधर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन रीइंपेयरमेंट ऑफ मशीन एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ G Limited. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from the revaluation. इन्होंने कौन सी मेथड की हुई है, इज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। ज्यादा का जितना अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, कितना कितना 70 लाख, वो इन्होंने हर बार रिवैल्यूएशन सरप्लस टू P&L में करे हुआ है। तो आज इनका रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना पड़ा है, 70। P&L में कितना जाएगा, 21, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा 70। ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इन्होंने क्या क्या पूछा था एक बार वापस देखो, कुछ पूछे हुआ नहीं है। कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट, वो निकल गया था। देखो 7 और 4 3 लाख, 3 लाख के बाद में हमने क्या, 7 - 4 3 लाख, तो एज ऑन 31/3 ये हो गया। फिर हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया 2.10 का, फिर हमारी वैल्यू आ गई 5.1। फिर हमने 2 साल में डिप्रिसिएशन चार्ज किया 1.7 + 1.7 इज इक्वल टू 3.40। फिर हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई थी, 1 रुपये 70 पैसे, 1 करोड़ 70 लाख, ये देखो अपनी भी आई थी। फिर रिकवरेबल अमाउंट अपन ने भी लिखा था 79 लाख, तो हमारा भी इम्पेयरमेंट लॉस आया था 91 लाख। अब ये 91 लाख कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। पर इन्होंने क्या बोला, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। वैसे तो बैलेंस इन रिवैल्यूएशन 2 करोड़ 10 लाख था, लेकिन हमारा एनहांस डेप्रिसिएशन, जहाँ पे 1 लाख डिप्रिसिएशन करना, वहाँ पे अपन 1,70,000 कर रहे थे, तो 70,000 ज़्यादा कर रहे थे, तो हमने 1,40,000 का जो डिप्रिसिएशन है इसमें से माइनस कर दिया, यानी बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस टू P&L डाल दिया। तो हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में बचा कितना, 0.70 का बैलेंस बचे हुआ है। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या करेंगे, इतना जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में और इतना जाएगा P&L में। ऐसा इन्होंने भी लिख के दिया, बढ़िया पे। यहाँ तक कि आपको होमवर्क था, अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश की, ये भी होमवर्क था आपको, ये नहीं था तो ये मैं करा देता फटाफट आपको। आप पहले पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, देयर आफ्टर विल सॉल्व द सेम। अ प्लांट वाज परचेस्ड 15 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ 5 करोड़। 15 ईयर आगे 5 करोड़ में लिया था। इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एज एट 31 मार्च 2021 वाज 4.15 करोड़। 1 मिनट यार, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी कॉस्ट हो गई उसकी 5 करोड़, इसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 4.15 करोड़। देयरफॉर कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, कैरिंग अमाउंट हो गया यहाँ पर 0.85 करोड़। कब की बात है ये, 1/4/2021 की बात है। 4.1 करोड़ है हमारा, सॉरी 4.15 करोड़ तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1/4/21 0.85 करोड़। उन्होंने बोला ना 5 करोड़ कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये है, 15 साल की लाइफ थी, उसमें से हमने कुछ साल वापरे कुछ साल रखे। 15 ईयर एगो, 15 साल पहले लिया था, तब से अभी तक के डिप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 21-22 इस 25 लाख और 21-22 का डिप्रिसिएशन जो हमको लग रहा वो लग रहा 25 लाख का, ठीक है ना। तो अभी हमारे को और कितना माइनस करना पड़ेगा, देयरफॉर 1/4/22 को हमारी कैरिंग अमाउंट है कितनी, 0.60 करोड़ यानी 60 लाख। क्यों इतना घुमा फिरा के देते होंगे, बोले निकाल कैरिंग अमाउंट तो निकाल, बाद में देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट। ले आप कुछ तो भी कॉम्प्लिकेटेड करना है इनको। एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 30 लाख। अच्छा, यहां की कैरिंग अमाउंट दिया अपने को, नेट सेलिंग प्राइस 30 लाख। अरे हमको तो यहां की लगेंगी ना यार। देखते इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 20% बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 20% से कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 24 लाख क्या नेट सेलिंग प्राइस। अब अपने को रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट लॉस यहां का निकालना है या अपने को इंपेयरमेंट लॉस यहां पे निकालना है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे अपनी कैरिंग अमाउंट है 60 लाख, यहां पे हमारी कैरिंग अमाउंट है 85 लाख, यहां पे हमारी नेट सेलिंग प्राइस 24 लाख है। और अब थोड़ा सा हमारे को ये भी दे दो, बोलना रिकवरेबल अमाउंट अगर होगा तो, सॉरी वैल्यू इन यूज, क्या मालूम देते नहीं देते अब वो। इट्स वैल्यू इन यूज हैज बीन कंप्यूटेड 35 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। यहां पे 35 लाख रुपए उसकी वैल्यू इन यूज दिए हुआ है।
तो इसको भी बता दो कुछ होगा तो ऐसा नाटक करो 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 कुछ तो करो. विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 30% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. करा ही घोर इन्होंने, इसको भी 30% से कम कर दिया. 35 का 30% होता है 10.5, यानी ये हो गया 24.5 लाख. अब यहां का पूछा तो विच एवर इज हाइयर तो 24.5, और यहां का पूछा तो विच एवर इज हाइयर इज 35 लाख. ये दोनों में कंपेयर होगा 85 35 में, और यहां का पूछा तो 60 लाख और 24.5 में. अब काय का पूछते हैं क्या पूछते हैं मालूम नहीं. सर पहली क्वेश्चन पूछ लिया पढ़ लिया तो दो बार करने का काम नहीं. अरे तो जम रहा ना रे, काहे टेंशन जबरदस्ती. Assuming that other conditions for applicability of impairment accounting standard are satisfied, what should be the carrying amount of this plant on 31 मार्च 22? हो गया 60 lakhs है यहाँ का आंसर. How much would be the amount of write off for the financial year 31 मार्च 2022? How much will be the amount of write off for the financial year 31 मार्च 2022? सर 21-22 के लिए तो राइट ऑफ तो 25 का है, डिप्रिसिएशन बोल के. हाँ, डिप्रिसिएशन नाम का 25 लाख का है, और इंपेयरमेंट लॉस का अगर पूछेंगे तो ये दोनों में से ये होगी रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हाइयर, ये हो गया आपका कैरिंग अमाउंट. तो मेरा 60 माइनस 24.5. सर आपको भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही हो? अभी जब दिमाग शांत नहीं रहे ना तो फिर अपने इसका भी यूज कर लेना. 35.5. सर कैसे दिमाग थक गया? अरे ऐसा लगा थोड़ी देर के अपने कैलकुलेट. 30.5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस ले लेना चाहिए. इफ द प्लांट कहाँ गया? इफ द प्लांट देखो, अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज द राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 22, राइट ऑफ एज अ डिप्रिसिएशन 25 लाख, एज ए इंपेयरमेंट लॉस 35.5. दोनों आंसर दे दूंगा मैं. If the plant had been revalued 10 years ago and the current revaluation reserve against this plant were 12 lakhs, how would your answer to question 1 and 2 above? अगर 12 लाख का ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले में क्या था अपने को कि व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट. सर अगर 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है मेरे पास में तो क्या होगा? सर इन्होंने तो कुछ बोले हुआ है नहीं, तो मेरे को लगता नहीं कि पहले वाला आंसर चेंज होगा. मैं थोड़ी पहले वाले आंसर में इसको 12 लाख से बढ़ा के रखूंगा. सिर्फ इतनी बात है अभी कि सेकंड ईयर में जो 35.5 लाख है इसमें 12 लाख जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट में एडजस्ट होंगे, और बचे हुए जो 23.5 है ये P&L में जाएगा. और क्या देंगे आप? कैरिंग अमाउंट का आंसर तो 60 लाख ही आना चाहिए. और अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, अपन तो खुश हो जाएंगे, सीखने को मिला. और सही आया तो चलो ठीक है, कंफर्म हो जाएगा. नेक्स्ट, if the value in use was 0, यानी यहां पे वैल्यू इन यूज जो अपने 24 पॉइंट लिया वो 0 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? and the enterprise were required to incur a cost of 2 lakh to dispose of the plant, what should be your response to question 1 and 2 above? कैरिंग अमाउंट तो इतनी रहेंगी भैया मेरी उसमें भी, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 24 लाख रहेगा, तो 24 लाख को लाऊंगा मैदान में, 2 लाख करूंगा डिस्पोजेबल कॉस्ट, 22 लाख हो जाएंगी मेरी रिकवरेबल अमाउंट, और फिर रिकवरेबल अमाउंट को मैं 60 लाख से कंपेयर करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 48 लाख इंपेयरमेंट लॉस. इसमें से भी 12 लाख अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा उसमें जाएगा और बचे हुआ P&L में जाएगा, या ये वाला क्वेश्चन अलग है तो पूरा की पूरा P&L में जाएगा. अब इन्होंने क्या क्या किया ये बड़ा विषय है. कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट आफ्टर इंपेयरमेंट इज 24.50. देखो बोला अपना कितना आया था? अच्छा, आफ्टर इंपेयरमेंट 24.50 है, करेक्ट. हमने 24.50 ही बोला था कैरिंग अमाउंट आफ्टर 1/4/22 को. अच्छा, राइट ऑफ का के लिए पूछा था अपने को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 ही पूछा, मेरे को लगा 31 मार्च 23 पूछा क्या, तो अपने को रिवाइज्ड वैल्यू पे 24 पॉइंट पे अपने को डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने 21/22 के ही पूछे हुए. ओके, फिर इन्होंने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 22, तो ये 35.50 इंपेयरमेंट लॉस के नाम से जाएगा, और 24.50 नहीं, वो कितना डिप्रिसिएशन था? 25 लाख के नाम से जाएगा डिप्रिसिएशन. मैं तो दोनों भी बोलूंगा, मेरे को नहीं मालूम इन्होंने काय का पूछा, मैं काहे गड़बड़ करूं दिमाग में मेरे. इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 years ago, if the plant had been revalued 10 years ago, debit to revaluation reserve 12 लाख और अमाउंट चार्ज टू P&L इज 23.5. अपन ने डेफिनेटली ये सब चीजें बोली हुई है. और अगर वैल्यू इन यूज इज 0,
तो फिर नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी मेरी, वैल्यू इन यूज 0 बोला ना मेरे को, नेट सेलिंग प्राइस थोड़ी 2 बोला, वो तो उतना ही रखा था, क्या लिखा, टू डिस्पोज द प्लांट, सॉरी टू डिस्पोज द प्लांट है ना, इवन अपनी सेलिंग प्राइस भी 24 लाख नहीं है, अपनी सेलिंग प्राइस भी 0 है, 2 रुपए डिस्पोजल कॉस्ट, तो अपनी नेट सेलिंग प्राइस -2 हो रही, रिकवरेबल अमाउंट हो रही 0, रिकवरेबल अमाउंट है 0, नेट सेलिंग प्राइस हो गई -2, विच एवर इज हाइयर 0, हमारा कैरिंग अमाउंट है 60 लाख, 60 - 0, तो 60 लाख जाएगा आपका इंपेयरमेंट लॉस, और 2 लाख की आपको करना पड़ेगा प्रोविजन। देखो बोला इन्होंने क्या क्या बोला, रिकवरेबल अमाउंट नील, कैरिंग अमाउंट इज नील। हमने क्या किया था, हमने रिकवरेबल अमाउंट को लिया था 24 - 2 22 लाख, हमने सोचा था कि हमारी सेलिंग प्राइस 24 की 24 है, लेकिन डिस्पोज ऑफ वर्ड ने गड़बड़ कर दिया और सेलिंग प्राइस भी 0 हो गई और वैल्यू इन यूज भी 0 हो गई। अमाउंट ऑफ राइट ऑफ 60 लाख, एंटायर बुक वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी रिटर्न ऑफ एंड चार्ज टू P&L, और 2 लाख की प्रोविजन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अदर बोलता होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इंडिकेशंस ऑफ एसेट इंपेयर्ड और 1-2 थियरी है, उतना फटाफट कर लेते हैं अपन। मिनिमम कंडीशंस एंड एसएससी विद, क्या लिखा है, इंडिकेशन ऑफ एसेट इंपेयर्ड, यानी अपन ने बोला था ना, ये एक पार्ट एक्चुअली शुरुआत का थियरी का, मैंने क्या किया, पहले एक बार प्रॉब्लम खत्म कर दिए। अब विषय यह था कि अपने को कैसे समझेगा एसेट इंपेयर हुआ कि नहीं हुआ, और कौन सी कंडीशंस एग्जिस्ट हुई कि एसेट इंपेयर हुआ ऐसा लगेगा अपने को। Whether there is an indication that asset may be impaired, an enterprise should consider minimum the following indication। एक, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, क्यों हुई मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, रिवैल्यूएशन नहीं है ये, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज, ये एक्सटर्नल सोर्स नहीं यार, चलो ठीक है, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज, तो डिप्रिसिएशन होता है, अदर देन होना चाहिए था वो, चलो ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरमेंट इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेट, और अ मार्केट टू विच द एसेट इज डेडिकेटेड विथ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटरप्राइज दैट हैव बीन टेकन प्लेस दैट विल टेक्स प्लेस इन द नियर फ्यूचर, ये बराबर है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनने चालू हो गए, तो ये वाले एसेट की कीमत ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट, बैन बना दी गवर्नमेंट ने, लॉ इनेक्ट कर दिया, बोल दिया कि ये चीजें नहीं बनेगी तो मशीन की वैल्यू खत्म हो गई। इकोनॉमिक यानी अलग बड़े बड़े प्लांट लेके दूसरे लोग मार्केट में आ गए तो अपनी वैल्यू खत्म हो गई। ये सब कंडीशन से मेरा इंपेयरमेंट ऑफ लॉस हो सकता। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, चेंजिंग यानी इसका मतलब क्या हुआ, चेंजेस इन डिस्काउंट रेट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एसेट्स वैल्यू इन यूज एंड मटेरियल डिक्रीज इन द एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट ड्यू टू द फॉलोइंग, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीज इन द मार्केट रेट्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस अपन वैल्यू इन यूज जो रहता डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला मैटर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया होगा तो वैसे ही अपनी वैल्यू इन यूज कम हो जाती, वैल्यू इन यूज कम हो गई यानी क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएंगी और इंपेयरमेंट लॉस बढ़ने के चांसेस है। तो मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स के कारण, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू अदर देन पैसेज ऑफ, मैं तो जान दो ना यार, ये पैसेज ऑफ टाइम तो लिखूंगा, ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज ही लिखूंगा मैं। इनसे नॉर्मल यूज से वगैरह जो होता है वो इंपेयरमेंट नहीं होता, डिप्री आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, बस ड्यूरिंग द पीरियड, इतना ही लिख के आना अगर थियरी है तो आपकी। ये वाली बड़बड़ लिखना ही नहीं कि मेरे मन को नहीं पट रहा है, भले मॉडल में होगा नहीं होगा, खत्म। Higher carrying amount of the net asset is more than the market capitalization rate. Carrying amount of the net asset is more than market capitalization. Market capitalization है ना, अपन करते हैं ना कि अगर 70,000 रुपए कोई चीज कमा के दे रही होंगी तो 10% से डिवाइड कर दो तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या होगी, 7 लाख। यानी ये अपना नेट सेलिंग प्राइस तो है, वैल्यू इन यूज तो है, और ये वैल्यू इन यूज निकालने का और एक तरीका रहता है कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है ना। वैसे तो अपन निकालती प्रेजेंट वैल्यू वगैरह वगैरह, ये वाले तरीके से। इंटरनल सोर्स है ना होता एविडेंस ऑफ एब्सोल्यूशंस और फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट, ठोक दिया गाड़ी को, कलर के धब्बे लग गए, या एब्सोल्यूशंस। सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्लान्स, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और प्रीमैच्योर डिस्पोजल ऑफ एसेट। प्रीमैच्योर डिस्पोजल होना या ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, यानी हमारा काम करने का तरीका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, तो कोई जो हमारे कंट्रोलिंग वाले एसेट थे या फिर हमारे और कोई सॉफ्टवेयर थे वो
एनीवेज, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेशन, जितना हम सोचे उससे कम कर रहा तो वैल्यू इन यूज वैसी कम हो जाएंगी. नेगेटिव वेरिएंस इन कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग द एसेट, नेट कैश लॉस फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. यानी वो कह रहा है जो सोच के हमने एसेट लिया था वो कमा के दे रहा 70 लाख और उसको मेंटेन करने के लिए लग रहा 75 लाख, तो 5 लाख रुपए के तो नेगेटिव लॉसेस यानी लॉसेस हो रहे हैं हमारे को. इन सच अ सिनेरियो बेटर है कि उसको इम्पेयरमेंट बता दो कि बनाना तो है नहीं अपने को. Note: the above list is only illustrative and exhaustive. There may also be other condition, both internal and external. The concept of materiality should be applied in identifying whether recoverable amount of an asset need to be estimated or not. और ये भी देखो कि अगर recoverable amount बहुत थोड़े से कम हो रही होंगी, carrying amount है 5,80,000 और recoverable amount है 5,75,000. In that case, one should avoid to टेक द इम्पेयरमेंट लॉस. ये छोटी मोटी चीजों के लिए इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लेना चाहिए. अब थोड़ा सा अदर कंसेप्ट है लेकिन है इसी का, लेकिन कैश जनरेटिंग यूनिट एक अदर टाइप के एसेट्स बोले हुए. देखो एक बार, अब ये कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है, मैं सच्ची बताऊं क्या इस पे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी 3 मार्क का थियोरेटिकल या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और ज्यादा यूज आएगा एमसीक्यू के अंदर में. अब क्या होता है कि मेरे पास में क्या है कि एक एसेट है जे नाम का, इसकी WDV जो है, इसकी WDV है समझ लो आज 70 लाख की, यानी कैरिंग अमाउंट है 70 लाख की. इसको बेचूं तो रिकवरेबल अमाउंट वो जो हायर विच इज हायर ये 40 लाख है. तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस लेना चाहिए. लेकिन जे की खुद की इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है जे एसेट की. ये जे एसेट एम के आर एस ये पांचों एसेट मिलके काम करते और अकेला जे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता. अकेला जे का कोई वजूद ही नहीं है. ये जे तभी काम आता है जब एम के आर एस ये पूरे पांचों यूनिट मिलके काम करते तब. देन दीज ऑल एसेट्स कंबाइंडली आर कॉल्ड एज कैश जनरेटिंग यूनिट. और फिर अकेले की इंपेयरमेंट नहीं देखा जाता. जब भी अपन कोई एसेट अगर कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट है, then we should take the impairment loss according to the combined value in use of all those assets, their carrying amount and their net selling price. एक इंडिविजुअल एसेट को फिर हम नहीं पकड़ते. कब कैश जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं हम, जब वो चारों पांचों चीजें एक साथ मिलके काम करती होंगी तभी, अदरवाइज नॉट. बस इसको समझाने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया मॉड्यूल वालों ने, पर समझने के लिए इतनी लाइन भी सफिशिएंट है जिसको समझना है. हेलो, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है, कुछ कुछ चीजें समझाने के लिए 2 बार बोलना पड़ता तब जाके समझ में आता है. यानी कैश जनरेटिंग यूनिट ऐसा जानबूझ के इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स. स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट. सर स्मॉलेस्ट क्यों दिया, हमारे पास में और भी है ना एसेट, पी है, क्यू है, आर है, एक्स है, वाई है, जेड है, उसके बाद में और क्या रहता है, ए है, बी है, सी है. तो ऐसे तो इतना बड़ा एसेट क्या, पर ये अलग से है, इसको अलग से डिस्पोज ऑफ कर सकते, ये अलग से डिस्पोज ऑफ कर सकते, ये अलग से है, ऐसे अलग. तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो लिया जाता है. वैसे तो इतना बड़ा भी मैं कैश जनरेटिंग यूनिट बोल सकता था. समझ में आ रहा ना. इट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूअस यूज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लो ऑफ अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट. इनका जो कैश फ्लो है, किसका, ये सीजीयू का जो कैश फ्लो है ये यूनिट से इंडिपेंडेंट है. किससे इंडिपेंडेंट है, ये जो पीच वालों का जो कैश फ्लो है ये ब्लू वालों के इंडिपेंडेंट है. लेकिन जे का जो कैश फ्लो इट इज होली डिपेंडेंट ऑन, जे का जो कैश फ्लो इट इज होली डिपेंडेंट ऑन एम, होली डिपेंडेंट ऑन के, होली डिपेंडेंट ऑन आर, होली डिपेंडेंट ऑन एस. तो मैं जे को अलग नहीं कर सकता. लेकिन ये पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट के जो कैश फ्लोज है दे आर फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट. ये है हमारा सीजीयू और ये है हमारा एसेट जे, जो ये कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट है. यस, नेक्स्ट. अब आगे आ गया indications whether CGU should be identified or not. Indications है whether or not वगैरह कुछ नहीं. Indications where cash generating unit should be identified. कब हमने individual asset को छोड़ के CGU पे आना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं. Recoverable amount of an individual asset cannot be determined if recoverable amount of an individual asset cannot be determined, यानी उसको CGU के अंदर भी आना पड़ेगा. When the asset's value in use cannot be estimated to be close to its net selling price. And where future cash flows from continuing use of asset is significant.
यानी अपने को अकेले एसेट की यूज, the value in use cannot be estimated to be close to its net selling price, यानी where future cash flows are significant, यानी अपने को जो वैल्यू इन यूज है वो बहुत ज्यादा है, बेचे तो कुछ नहीं आता, बेचे तो आएंगे 40 लाख और वापरेंगे तो मिलेंगे 1.5 करोड़। तो इन दैट केस बेटर है कि अपन उसको इंडिविजुअल एसेट करके ट्रीट मत करो। द एसेट डजंट जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज फ्रॉम अदर एसेट्स, डजंट जनरेट सफिशिएंट कैश इनफ्लोज। अगर अकेले जे को वापरूंगा तो 4 लाख रुपए जनरेट करेगा, और वही अगर सबके साथ में वापरूंगा तो सब मिला मुला के वो 1.5 करोड़ जनरेट करता है। अकेले की कोई, समझ लो ना, ये फैमिली मेंबर है यार एक घर का, अकेले की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब हम साथ में बंद, अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकते, जब साथ में, देन इट इज कॉल्ड एज कैश जनरेटिंग यूनिट। और जहां पे अकेली चीज कोई काम करते होंगे तो उसको आप इंडिविजुअल एसेट करके ले सकते हैं। इन दिस सिचुएशंस द VIU, value in use, and therefore the recoverable amount can be determined only for the CGU, recoverable amount can be determined only for CGU and not for the individual asset, or in such cases one shouldn't identify the impairment loss with respect to particular asset, but it should be calculated with respect to the group of assets। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ता मैं, उसके बाद मैं किस्सा बताऊंगा आपका आज का। एनीवेज, a mining enterprise owns a private railway to support its mining activities. A mining enterprise owns a private railway to support its mining activities, यानी हमारी माइनिंग एक्टिविटी है और हमारी एक रेल लाइन भी है, काय के लिए, वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करने का, गाड़ी में भरने का, यहाँ पे लाके जमा करने का। द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर अ स्क्रैप वैल्यू। आज बेची ना हो तो प्राइवेट रेलवे को कौन खरीदेगा भी, तो क्या है, जाएंगे 25-30 करोड़ में, 4-5 करोड़ में। सर ये स्क्रैप वैल्यू है क्या? तो हमारा काम कितना बड़ा है सेठ। द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर स्क्रैप वैल्यू एंड द प्राइवेट रेलवे डजंट जनरेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अदर एसेट्स ऑफ द माइन। अगर मैंने सिर्फ ट्रेन को वापर के यानी ट्रेन यूज करके अगर मैं लोगों को डाव करा रहा है या उनके गुड्स इधर उधर लेके जा रहा, ऐसा मैं प्राइवेट रेलवे से कमा ही नहीं सकता, उसकी खुद का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये प्राइवेट रेलवे अलॉन्ग विथ अदर यूनिट्स, कैश जनरेटिंग यूनिट वो रेलवे का काम है, अदरवाइज अकेले रेलवे कहां घुमाएंगे हम डब्बों को, मालगाड़ी है वो तो। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल, तो क्या हो गया, इसके लिए हमारे को अकेले वो गाड़ी के कितने फ्यूचर कैश इनफ्लोज है वो कैलकुलेट नहीं करते आ रहे, वो कैलकुलेट नहीं करते आ रहे तो वैल्यू इन यूज नहीं कैलकुलेट करते आ रही, फिर क्या करूं? सर छोड़ो ना यार, इंडिविजुअल को क्यों लेके बैठे, पूरा सीजीयू पकड़ो ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे बिकॉज द वैल्यू इन यूज ऑफ प्राइवेट रेलवे कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इट इज प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप वैल्यू। Therefore, the enterprise estimates the recoverable amount of the CGU, to which the private railway belong, that is the mine as a whole। ये है CGU का कंसेप्ट। सब समझ रहे हैं आप, समझदार हो आप। अब बस कंपनी प्रोवाइड्स बस पे से और किस्सा याद आ गया मेरे को। टुडे आई वाज ट्रेवलिंग विथ माय फादर, तो क्या हुआ, कोई तो भी ऐसा गाड़ी वाला सामने से आया होगा और हमारी गाड़ी आमने सामने, बट हम दोनों की स्पीड कंट्रोल में थी, वी बोथ आर स्मार्ट इनफ, तो हमारा कुछ डैश वैश नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसकी गलती है, और उसको गुस्सा करके देख रहा, मैंने हल्की सी स्माइल दे दिया, सॉरी बोल दिया, सामने वाला भी कुछ, उसने भी सॉरी बोल दिया, चले गया। बात ये डिस्कस हुई, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं उसके साथ में बहस करके फायदा क्या, और उसको हरा के भी मैं कौन सा जीतूंगा, और उससे जीत हार भी जाए तो कौन सा बुरा हो जाएगा। बेटर वे आई शुडंट फाइट विद द अननोन पीपल, काय के लिए बहस करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा था, फिर डिस्कशन में ये निकला कि यार जिनको मैं पहचानता, जिनको मैं जान पहचानता, उनसे बहस करके क्या फायदा, घर वालों से बहस करना, पहचान वालों से बहस करना, बाहर वालों तो छूट गया, अपने जिनसे अपने रिलेशन है उनसे बहस करके रिलेशन खराब करना। इन शॉर्ट बहस करना ही नहीं चाहिए, मेरे जैसा नेचर रखो, एकदम सॉफ्ट स्वीट। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैश जनरेटिंग यूनिट। गॉट द थीम? यस सर। अ बस कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटी। A bus company provides services under a contract with a municipality that requires minimum service on each of 5 separate routes। वापस एक हमारी बस कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूनिसिपैलिटी। अब ये म्यूनिसिपैलिटी इसलिए लिखा कि ये जो है ना, ये सोशल सर्विस कर रही है। अब ये 5 सर्विसेज रन कर रही है, तो 4 कर रही होंगी एकदम अच्छे एरिया में और एक कर रही होंगी डंपिंग एरिया में जहां पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता होगा, पर करना है तो 5 ऐसा कुछ तो दिया होगा। देखो बोला, एसेट डिवोटेड टू ईच रूट एंड द कैश फ्लोज फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। हर एक रूट के जो कैश फ्लोज है हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रास्ते से मैं 70,000 कमाता, ये रास्ते से मैं 50 कमाता, ये रास्ते से मैं 40 कमाता, ये रास्ते से मैं 20 कमाता और ये रास्ते से मैं सिर्फ 3,000 रुपए कमाता।
ऐसा कुछ होगा। वन ऑफ द रूट्स ऑपरेट्स एट अ सिग्निफिकेंट लॉस, ये जहां पे मैं 3,03,000 कमा रहा, वहां पे मेंटेनेंस का ही 15,000 का खर्चा है, 12,000 का लॉस है। फिर सिंस द एंटरप्राइज डजंट हैव द ऑप्शन टू कर्टेल एनी वन बस रूट, लेकिन मैं ये बस रूट कर्टेल करूंगा तो म्यूनिसिपैलिटी मेरे चारों बस रूट बंद कर देंगे। यानी सर आप सीधी सीधी बात है ना, पांचों को एक साथ में भगाना है ना आपको, फिर एक को इंडिविजुअली आप एसेस नहीं कर सकते सर। भले ही वो सर्विसेज जनरेटिंग होगा, रेवेन्यू जनरेटिंग अलग अलग एसेट्स होंगे, तो भी सर इसको अपन बंद नहीं कर सकते। तो इसकी देखो ना आगे क्या लिखा है, द लोएस्ट लेवल ऑफ सॉरी since the enterprise doesn't have the option to curtail any of the bus route, the lowest level of identifiable cash inflows from continuing use that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets is the cash inflows generated by the 5 routes together। भले ही हर एक के जो कैश फ्लोज है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, लेकिन फिर भी हम किसी एक को भले ही कैश इनफ्लोज आर इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगा कि यार ये इंडिविजुअल एसेट है, लेकिन फिर भी एक को बंद तो कर ही नहीं सकते ना। अगर एक को बंद किया तो सभी, जैसे बॉडी के पार्ट्स है, एक हाथ काट दिया यार, यहाँ पे कुछ तकलीफ होगी तो बाकी बॉडी थोड़ी अच्छे से काम करती, दिमाग पूरा उसी में रहता। इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल। अपने को लॉ के अंदर में भी था इंटरप्रिटेशन में कि लॉ शुड बी इंटरप्रिटेड एज अ होल। वैसे अगर कोई एसेट्स या रूट्स या फिर एक्टिविटीज शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल, वन इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन दैट वे, इन सच अ वे। The cash generating unit for each route is the bus company as a whole. In an active market, if an active market exists for output produced by an asset or a group of asset, this asset or group of asset should be identified as a separate cash generating unit। ये केस स्टडी में आ सकता, ये आपको MCQs में आ सकता, even if some or all of the output is used internally। फिर अब सीजीयू के अंदर में गुडविल का क्या रोल है, और सीजीयू के अंदर में सीजीयू यानी कैश जनरेटिंग यूनिट में कारपोरेट एसेट का क्या रोल है। सर रोल बाद में बताना, गुडविल क्या रहता है, कारपोरेट एसेट क्या रहता है वो बताओ पहले। हाँ वो भी बता रहा मैं। गुडविल डजंट जनरेट कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। अरे कोई भी अगर गुडविल अगर कोई कंपनी का है, कोई एक्टिविटी का है, कोई यूनिट का है, तो वो इंडिपेंडेंट टू अदर ग्रुप ऑफ एसेट्स नहीं हो सकता। अकेला कैसे क्या कमाएगा? अच्छा इसके अलावा बाकी एसेट काम नहीं करते, तो इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, गुडविल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स। देयरफॉर द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द गुडविल एज एन इंडिविजुअल एसेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके अकेले की वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए गुडविल को हरदम हम सीजीयू का ही पार्ट पकड़ते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर इज एन इंडिकेशन दैट गुडविल में बी इंपेयर्ड, रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमाइंड फॉर सीजीयू यूनिट टू विच गुडविल बिलोंग्स। अगर आपको इंपेयरमेंट देखना है तो अकेले गुडविल का नहीं देख सकते, आपको पूरे सीजीयू का एक साथ में देखना पड़ता। सर आप बीच में स्पीड बढ़ा देते, हम पहले ऑलरेडी 1.5 पे करते थे ना, आप और स्पीड बढ़ा देते, कितना फास्ट होता है वो तो मत करा करो, एक पे देखा करो। दिस अमाउंट इज देन कंपेयर टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस सीजीयू यूनिट एंड एनी इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज फॉर सीजीयू। अगर आपको ऐसा लगा तो पूरे सीजीयू के लिए इंपेयरमेंट लॉस देखो। लेकिन इसके दो अप्रोचेस है, गुडविल के प्रकार पे या गुडविल के स्टेटस के हिसाब से अपने को अलग अलग अप्रोचेस रहते। अब ये जो अप्रोचेस है ना, ये बहुत है, डिटेल है ये, पर अपने को अप्रोचेस से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। फिर अपने को क्यों करना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए फटाक से देखो, बोला ज्यादा टाइम पास मत करो। गुडविल अगर है, कैन बी अलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। हमारे पास में 4 यूनिट है, जे के एन एम आर, ऐसे 4 यूनिट है, 5 यूनिट है हमारे, और ये पूरे सीजीयू का मिला के गुडविल है 20,000 रुपए का या 20 लाख रुपए का। ये पांचों यूनिट पे अगर हम अलोकेट कर सकते होंगे, कैन बी अलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, देन परफॉर्म बॉटम अप टेस्ट ऑनली। इसका गुडविल कितना है अकेले का, सपोज ये नहीं, ये अपने क्या बोला, जेके एनएमआर 5 एसेट नहीं है, जे नाम का एक सीजीयू है, एक आर नाम का सीजीयू है, एक पी नाम का सीजीयू है, ऐसे 3 सीजीयू है, और तीनों का मिला के गुडविल हमारे पूरे बिजनेस का 20,000 है। तो जे सीजीयू, जे में कितने एसेट है 4, आर में कितने एसेट है 3, पी में कितने एसेट है 5, और सबका मिला के 20,000 का गुडविल है। तो अगर मैंने जे नाम का कैश जनरेटिंग यूनिट का अगर मेरे को इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, तो मेरे को गुडविल की वैल्यू इसको अपोर्शन करनी पड़ेगी ना, कि जे के अंदर में 4 एसेट है, 1 2 3 4 प्लस गुडविल की वैल्यू, इतना मिला के टोटल वैल्यू इन यूज कितनी, कैरिंग अमाउंट कितनी, नेट सेलिंग प्राइस कितनी, तो फिर अपने को 20,000 को अलोकेट करना पड़ेगा। अगर अलोकेट कर सकते होंगे, कैन बी अलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, देन यूज बॉटम अप टेस्ट। और यू कैन नॉट अलोकेट ऑन अ रीजनेबल बेसिस, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये गुडविल को सबका मिला के लेना पड़ेगा। एंड देन अलग ही तरह की मेथड है, उसमें पहले बॉटम अप करना पड़ता, परफॉर्म बॉटम अप एंड देन टॉप डाउन टेस्ट बोथ। इसमें दोनों टेस्ट करनी पड़ती, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। क्या में अगर गुडविल कैन नॉट बी allocated, or if it is allocated then perform
बॉटम अप टेस्ट ओनली, ठीक है। नाउ कारपोरेट एसेट्स, सेम इज द केस विथ कारपोरेट एसेट। ये कहां भाग गए हम, एक मिनट। कारपोरेट एसेट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारपोरेट एसेट आर that they do not generate cash inflows independently from other assets or group of assets, and their carrying amount cannot be fully attributable to cash generating unit under review, and their carrying amount cannot be fully attributable to the CGU under review। एंड आप समझ लो ना यार, अदर देन गुडविल जो भी रहते होंगे वो CGU के कारपोरेट एसेट रहते होंगे। अब मेरे को ये कारपोरेट एसेट की डिटेल में जाना नहीं है, बस कारपोरेट एसेट्स यानी वो जो CGU के साथ साथ में ही अपन वर्क कर सकते हैं। एनीवेज, बिल्डिंग ऑफ ए हेडक्वार्टर और ए डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज, EDP इक्विपमेंट और ए रिसर्च सेंटर। अकेला रिसर्च सेंटर कुछ अलग से कमा के दे सकता क्या, नहीं, लेकिन वो एंटरप्राइज के अंदर में रिसर्च सेंटर का अपना महत्व है। एक EDP इक्विपमेंट है जो सॉफ्टवेयर टाइप में जो कंट्रोलिंग करता हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोल वगैरह वगैरह, उसका अलग से कोई रेवेन्यू कमा के देता क्या, वो नहीं। लेकिन ये अगर नहीं है तो बाकी एसेट्स कैसे वर्क करेंगे, कंट्रोल कैसे होंगे। अगर अपने पास में इंस्पेक्शन होगा या सॉफ्टवेयर होगा जिससे अपन, फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर के अंदर में वो है, क्या बोलते हैं उसका, एंटीवायरस है, अलग से एंटीवायरस कमा के दे रहा क्या, वो नहीं रहा तो ये कंप्यूटर यूज करता हो सकता क्या, नहीं। इसको बोलते हैं कारपोरेट एसेट। डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज, हमारा एक अलग से स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट कमा के देता क्या, लेकिन वो part and parcel of the business unit है। तो these types of assets are called as corporate assets। In testing cash generating unit for impairment, an enterprise should identify all the corporate assets that relate to cash generating unit under review। For each identified corporate asset, वापस corporate asset can be allocated on a reasonable and consistent basis, perform bottom up test only, or cannot be allocated, then perform bottom up and टॉप डाउन टेस्ट अप्रोच। सर आपने क्या किया, कारपोरेट एसेट और गुडविल ऐसे दो डब्बे एक ही साथ बना के कर देना था। हाँ, पर कारपोरेट एसेट की डेफिनेशन अलग है। कारपोरेट एसेट वो है जो अकेला एसेट 4 यूनिट को एट ए टाइम वर्क कर रहा है। वो यूनिट के अलावा जैसे मेरे यहाँ पे पावर जनरेटिंग यूनिट पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यूनिट है, वो अलग से अगर मैं नहीं बेच सकता हूँ उसका, तो उसकी सोलर पैनल लगाए हुए मैंने ऊपर में, उसको अलग से बेच नहीं सकता, और उसके अलावा पूरे 4 जनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा। अगर मैं अलॉकेट कर सकता हूँ चारों CGU को उसकी कॉस्ट, तो बॉटम अप अप्रोच, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर परफॉर्म बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट बोथ। यस, सबसे बेस्ट। अब आगे अपने पास में क्वेश्चंस। ये कारपोरेट एसेट और गुडविल सच्ची बोलता सिर्फ आपको MCQs के लिए बताया गया। अब CGU के 3 क्वेश्चन खटाखट ले लेते हैं। गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड सैचेट फिलिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 2011 फॉर 60 लाख। एक मशीन लिया हमने सैचेट फिलिंग मशीन 60 लाख की। द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्शन लाइफ ऑफ 6 ईयर। वेरी गुड। यानी 60 डिवाइडेड बाय 6, 10 लाख का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 11-12 21-22, और लिया 21 में और 21-22 यानी 1 साल में ही बांधे आ गए। चलो ठीक है, 10 लाख रुपए चार्ज कर दिया होगा, उसकी वैल्यू 50 लाख होगी। द कैरिंग अमाउंट वाज 41 लाख। अरे ये कैसे करते हैं यार, कॉस्ट बोलते 60 लाख, 6 साल की लाइफ बोलते और डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट 41 लाख बोल दिया। हमारे हिसाब से 50 लगानी चाहिए थी, पर जब उन्होंने कैरिंग अमाउंट दे दिया 41 लाख, अपने 50 को अपन शांति से रख लेंगे, स्माइल देने का और आगे से रखने का, अननोन लोगों से बहस नहीं करने का। अ शॉर्ट सर्किट ऑकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, बट luckily the machine didn't get badly damaged and was still in working order at the close of the financial year। शॉर्ट सर्किट हुआ, मशीन को 2-4 करंट लगे, हिल गई, फिल गई, गिर गई, विर गई, लेकिन अभी भी अच्छी कंडीशन में है। द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू फेच 36 लाख। तो ये होगी उसकी सेलिंग प्राइस 36 लाख रुपए, ये होगी उसकी कैरिंग अमाउंट 41 लाख इफ सोल्ड इन द मार्केट। अरे वाह। द मशीन बाय इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोज। खुद होके तो लेकिन ये जनरेट करती नहीं है। सैचेट फिलिंग मशीन है, हम पैकिंग करने की मशीन है, ये अलग से थोड़ी काम आएंगी। ये पूरे 3 अलग अलग हमारी मशीन है, एक प्रोडक्ट को गिला करती होंगी, एक क्रश करती होंगी, एक सुखाती होंगी, और चौथी इसमें फिल करते होंगे। चारों मिला के CGU है ना हमारा। तो ये अकेली मशीन डैमेज होके 36 लाख की हो गई। बेचेंगे क्या हम उसको? नहीं सर। अच्छा, वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे? निकालते नहीं आता सर। अच्छा, वही तो बोल रहे फिर। हाउएवर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ दिस मशीन आल्सो इज कैपेबल ऑफ generating cash flows of 54 crore per annum and has a carrying amount of 3.46 crore। इसकी कैरिंग अमाउंट इसकी कैरिंग अमाउंट है 3.46 करोड़। किसकी? CGU की। कौन सा CGU? जिसका ये पार्ट है, हमारी जो ये मशीन है ना, कौन सी, सैचेट फिलिंग मशीन, ये CGU का पार्ट है। ये खुद इंपेयर हो गया है, समझ में आ रहा है हमको। 41 लाख रुपीज और 36 लाख रुपीज, 5 लाख का इंपेयरमेंट है, लेकिन वो मशीन इटसेल्फ उसका एग्जिस्टेंस है नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ CGU है, जिसकी कैरिंग अमाउंट 3.46 करोड़ है
और ऑल सच मशीन्स पुट टुगेदर कुड फेच अ सम ऑफ 4.4 करोड़ इफ डिस्पोज्ड। 54 करोड़ पर एनम इससे आपकी वैल्यू इन यूज निकल सकती, वैल्यू इन यूज उससे निकल जाएंगी 54 करोड़ पर एनम से। और अगर आज बेचो तो 4.4 करोड़ डिस्पोज होता है, यानी नेट सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 4.44 करोड़। अब अपने को वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाइयर, कुछ भी किया तो 3.46 करोड़ से ज्यादा ही है मेरे दोस्त। एज रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, काय का सीजीयू का, तो सीजीयू में इंपेयरमेंट है ही नहीं। अगर सीजीयू में इंपेयरमेंट नहीं है तो ये सैचेट फिलिंग मशीन को भूल जाओ। A sachet filling machine is a part and अब आए अपन आंसर पे। As per provision of S28, impairment of asset, impairment loss is not to be recognized for a given asset if its CGU is not impaired। इसका CGU impair नहीं हुआ है। In the given question, the related cash generating unit, which is group of asset to which the damaged machine belongs, is not impaired and the recoverable amount is more than carrying amount of group of asset, and it is very clear from the information given that ये लिखना पड़ेगा, it is very clear from the recoverable amount is more than the carrying amount of the group of asset, hence there is no need to provide for impairment loss on the damaged sachet filling machine। ये क्वेश्चन है 5 मार्क का और ये आएगा बॉस। मेरे को बाकी इंपेयरमेंट लॉस से ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा मजा ही जो सीजीयू पर है। और आपको बताओ क्या, अगर 10 स्टूडेंट अगर पढ़ रहे होंगे इंपेयरमेंट लॉस, यानी अगर 20 स्टूडेंट अगर इंटर में अपियर कर रहे होंगे तो उसमें से 10 स्टूडेंट AS28 करके जा रहे हैं और बताता आपको, और 10 में से कम 7 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, 3 स्टूडेंट रहेंगे जो सीजीयू पढ़ेंगे और 7 स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे उसमें सीजीयू पढ़ाया ही नहीं है। एंड सीजीयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे पार्ट है वो। अब क्या मालूम पहले एग्जाम में पूछे, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट ये बोलता है कि यार ये सीजीयू पे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट, अ पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल्स ऑफ विच 70 वेयर परचेस्ड एंड 80 वेयर सेल्फ क्रिएटेड। टाइटल, मैगजीन टाइटल्स है हमारे पास में, पुस्तकों के नाम, मैं कौन हूं, मैं पब्लिशर हूं, अलग अलग हमारे पास में बुक्स है, मार्केट में बेचते हैं, उससे हमारी पब्लिसिटी होती है। ये 70 जो हमने खुद ने परचेस करके रखे हुए, इनका इतना नाम है कि ये 80 जो हमने सेल्फ क्रिएट किए उसके ऊपर में उसका इंपैक्ट गिरता। बस इनकी ये 8, जैसे चेतन भगत किताबें लिख रहा तो चेतन भगत के अगर 5 नॉवेल बहुत फेमस होंगे तो बचे हुए 3 नॉवेल भी मार्केट में ऐसे चल जाते, ब्रांड ही बिकता ना बॉस। अगला नॉवेल पढ़े हुआ थोड़ी है किसी ने, या फिर 80 की इतनी इमेज है गांव के अंदर में कि ये जो हमने परचेस करे हुए वो भी उसके साथ में खप जाते। तो अकेले से नहीं होता ना यार। The price of paid for purchase of magazine title is recognized as an intangible asset। हमने जो 70 मैगजीन खरीदे उसको हमने इंटेंजिबल एसेट बताया हुआ है, रिकॉग्नाइज भी करे हुआ है कि ये 70 लाख की मैगजीन है, सिर्फ नाम। The cost of creating the magazine titles and maintaining the existing titles are recognized as an expense when incurred। लेकिन जो हमने सेल्फ क्रिएटेड उस पर जो खर्चा किया था वो हमने P&L में चार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड मास्टर रेट, सेल्फ क्रिएटेड ब्रांड्स ये हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी कैश हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये आईटीए ने बोले हुआ है अपने को अच्छे से, एएसटी ने भी बोले हुआ है। कैश इनफ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल। कैश इनफ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। हर मैगजीन टाइटल की हम कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते। ये किताब से इतना कमाएंगे, इसमें इतना एडवर्टाइजिंग लगेगा वगैरह वगैरह। हर एक एडवर्टाइजिंग इन द बुक्स बोल रहे हो ना, एक तो किताब बेच के हम कमाते और वो किताब में जो एडवर्टाइज डालते उससे भी हम कमाते। हर एक किताब का हम कैश इनफ्लो आइडेंटिफाई कर सकते। वैसे देखे जाए तो ईच किताब, ईच मैगजीन टाइटल इज अ इंडिविजुअल, लेकिन titles are managed by customer segment। The level of advertising income for a magazine title depends on the range of title in the customer segment to which the magazine title relates। अब वो जो कस्टमर है उनके पास में कितने मैगजीन, यानी उनमें कौन से मैगजीन पॉपुलर है उस पर डिपेंड करता। मैनेजमेंट हैज अ पॉलिसी टू अबैंडन ओल्ड टाइटल्स बिफोर द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइव्स एंड रिप्लेस देम इमीडिएटली विद द न्यू टाइटल्स फॉर द सेम कस्टमर सेगमेंट। व्हाट इज द सीजी यूनिट फॉर एन इंडिविजुअल, व्हाट इज द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एन इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल? What is the cash generating unit for an individual magazine title? अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि हर एक मैगजीन टाइटल को अलग से लिखूं या उसको सीजीयू ट्रीट करूं। और इन्होंने आंसर में क्या बोला है, इट इज लाइकली दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल कैन बी एसेस्ड। हर इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल का रिकवरेबल अमाउंट अपन एसेस कर सकते हैं। इवन दो द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर अ टाइटल इज इन्फ्लुएंस्ड टू सर्टेन एक्सटेंट बाय द अदर टाइटल्स इन द कस्टमर सेगमेंट।
एक मैगजीन की इनकम कैश फ्लोज आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनदर टाइटल, बट still cash inflows from direct sales and advertising are identifiable for each title. In addition, although titles are managed by customer segment, decisions to abandon titles are made on individual title basis. हम एक टाइटल बंद करके दूसरा टाइटल चालू भी कर सकते हैं इस केस में. Therefore, it is likely that individual magazine titles generate cash inflows that are largely independent of each other and that each magazine title is a separate cash generating unit. और इनका बोलना है कि इसलिए हम टाइटल को एक सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट बोलेंगे, ना कि कंबाइंड टोटल करके डालेंगे. अब TQ5, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपेयरमेंट ऑफ एसेट एंड इट्स इंप्लीकेशंस टू इन्वेंटरी. इंपेयरमेंट ऑफ एसेट एंड इट्स इंप्लीकेशन टू इन्वेंटरी. इन्वेंटरी पे तो ये लगता ही नहीं. दिस एज डजंट अप्लीकेबल फॉर इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंटरी. उसके लिए AS2 है. और व्हाट इज इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, तो इसकी थियरी अपन ने भर भर के कर लिया. मॉड्यूल में क्वेश्चन था. मेरे को ऐसा डर लगता कि कहीं 5 मार्क का एक आधा थियरी क्वेश्चन ही डालते हुए, नया है ना ये, तो उस पर क्वेश्चन न डालते हुए 5 मार्क का थियरी डाल दे हुए. सर आपको तो डरा के आप हर एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं इसका. आप समझ लो. अब आ गया रिवर्सल ऑफ एन इंपेयरमेंट ऑफ लॉस. फटाक से reversal of impairment loss. The principle involved in accounting for reversal of an impairment loss for an individual asset, the steps are as under. Principles involved in accounting for reversal of, sir impairment loss जो अपन ने एक बार प्रोवाइड कर दिया by impairment loss to provision for impairment loss और by P&L to impairment loss, ये अगर अपन ने डाल दिया ऑलरेडी तो सर रिवर्स कर सकते क्या? हाँ, इवन हमारे को एएस क्या बोलता है, हर 1-2 साल के बाद में आप रिव्यू करो कि इंपेयरमेंट लॉस और प्रोवाइड करना चाहिए या पहले का रिवर्स कर. आइडेंटिफाई वेदर द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट और हैज सीज्ड और डिक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग फेवरेबल चेंजेस. कभी कभी क्या होता है, लाइफ में कुछ पड़ाव ऐसे खराब आते पर वापस चीजों को दुरुस्ती हो जाती. ऐसे खराब दिन हरदम नहीं चलते रहते. इंपेयरमेंट कभी कभी परमानेंट नहीं रहता, कभी कभी वो वापस जगह पे आ जाता. तो ये अपना काम है कि एक बार एसेट्स का इंपेयरमेंट चेक करते रहना चाहिए. क्यों? there might be some favorable changes like recoverable amount is more than equal or carrying amount, favorable changes in cash flows and discount rates. अब estimated जो अपने cash flows और discount rate है वो भी favorable हो सकते हैं. In that case value in use might more, therefore recoverable amount may increase and therefore impairment loss may decrease or vanish. फिर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स. कितना लॉस रिवर्स करना है ये कैलकुलेट करो. फिर क्या करो, रिस्ट्रिक्ट, लेकिन पूरा के पूरा इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं हो सकता. रिस्ट्रिक्ट द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अंडर पैरा 101. यानी क्या, पैरा 101 स्टेट दैट इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट due to reversal of impairment loss should not exceed the carrying amount that would have been determined if impairment loss was not recognized earlier. यानी पहले कैरिंग अमाउंट 70 लाख थी, फिर आपने इंपेयरमेंट लॉस 10 लाख का बता दिया होगा और रिवाइज्ड वैल्यू 60 लाख कर दी. अब आज देखते देखते ये वैल्यू 60 लाख की जो है वो कैरिंग अमाउंट जो है अपने को लग रही कि 75 हो गई. तो हम 15 लाख, जब आपने इंपेयरमेंट लॉस ही 10 लाख का बताया था, हाउ कैन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट? तो ऐसा भी लॉस मत बढ़ाओ कि कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे आप. बस खत्म. ट्रीट द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन द फॉलोइंग मैनर. एसेट नॉट सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन. अगर एसेट्स नॉट सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन तो कोई वांदा ही नहीं है, पूरा का पूरा आइटम P&L में जाएगा. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ एन एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और एसेट सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन होगा तो पहले रिवैल्यूएशन, तो अभी जो इनकम हो रही है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएंगी. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ एन रिवैल्यूड एसेट शुड बी ट्रीटेड एज अ रिवैल्यूएशन इंक्रीज एज पर AS10. ये सब चीजें AS10 में भी आई थी, AS26 में भी आई थी कि जब अपन रिवैल्यूएशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस करते, सॉरी इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करते, तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता और कॉस्ट मॉडल में होगा तो इनकम में जाता. दैट वे रिकम्प्यूट डिप्रिसिएशन और सब्सिक्वेंट ईयर में डिप्रिसिएशन काय पर रहेगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करने के बाद में एडजस्ट डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द एसेट फॉर द फ्यूचर पीरियड, अपोर्शन द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट लेस रेसिडुअल वैल्यू ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस. और इट्स एक ही बात है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड कौन सी वैल्यू है अपनी, सैल्वेज वैल्यू है, ये दोनों को देख के फिर आप बचे हुए लाइफ में रिवाइज वैल्यू के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करो. सर एक आधा क्वेश्चन दो ना सर, है ना, क्वेश्चन सादा ही है, फटाफट हो जाएगा. लेट अस सी. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल का क्या करेंगे, आइडेंटिफाइबल एसेट का क्या करेंगे, दोनों भी चीजें दी हुई है. लेट अस सी काम का है कि नहीं काम का है वो भी मालूम पड़ जाएगा अपने को क्वेश्चन.
वी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट. इन 2011 द गवर्नमेंट पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय वी लिमिटेड लीडिंग टू इंपेयरमेंट ऑफ लॉस ऑफ एसेट. ले बेटा, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, एक्सपोर्ट बंद. वी लिमिटेड एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 2007. देखो 2011 में बंद हुआ ना, पर उसके पहले हमने क्या किया, एट द एंड ऑफ 2007 आइडेंटिफाइबल एसेट वर्थ रुपीज 400 लाख फॉर 600 लाख. हमने क्या किया था, हमने एक एसेट था जो 400 लाख का था, हमने 600 लाख में लिया. सर सीधी सीधी बात करो, 200 लाख का गुडविल लिया और 400 लाख का आइडेंटिफाइबल एसेट लिया. द बैलेंस बीइंग ट्रीटेड एज गुडविल. ले ये खुद ही बताते थे. द यूजफुल लाइफ ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट इज 15 एंड डिप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम. अब हमारे पास में दो एसेट है, एक गुडविल है 200 लाख का और एक आइडेंटिफाइबल एसेट है 400 लाख का. टोटल हो गया 600. हमने डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया होगा, आइडेंटिफाइबल एसेट पे, और गुडविल पे थोड़ी किया होगा. सर गुडविल आपने 5 साल में 10 साल में खत्म करना पड़ता है. एनीवे, एंड ऑफ 2007 इन 2011, 8 9 10 11 4 साल का विषय होगा. व्हेन गवर्नमेंट पुट द अमाउंट restriction at the end of 2011, company recognized the impairment loss by determining recoverable amount of asset at 272 lakhs. दोनों एसेट की वैल्यू हमने 272 पकड़ के इम्पेयरमेंट लॉस बच्चे हुआ बता दिया. इन 2013 रिस्ट्रिक्शन वॉज विड्रॉन. वो बाद में देखते भाई, पहले मैंने इम्पेयरमेंट लॉस कितने का बताया. The company recognized the impairment loss by determining recoverable value amount of asset at 272 lakhs. तो हमारी 2011 में रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी देखो बोला, 200 और 400. फिर हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड और अमोर्टाइजेशन फॉर द पीरियड 1/4/7 से 31/3/11. इधर में 107 किया, इधर में 160 किया. क्यों सर डिप्रिसिएशन क्यों 160 किया, क्योंकि मैंने इसको 5 साल में खत्म किया. 200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 160 का डिप्रिसिएशन किया. तो इसकी कैरिंग अमाउंट बची मेरे बुक्स के अंदर में, मेरे बुक्स में इसकी कैरिंग अमाउंट बची, अरे कहाँ है, 40 लाख. और ये केस में मैंने क्या किया, ये केस में मैंने 400 डिवाइडेड बाय 15 किया, मल्टीप्लाइड बाय 4 किया. तो 400 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 26.66 आया, मल्टीप्लाइड बाय 4 साल. तो मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया 107 रुपए का. तो मेरी कैरिंग अमाउंट आई इसकी 293. दोनों एसेट के कंपोनेंट अलग अलग है. तो मेरे को AS10 क्या बोलता है, कंपोनेंट डिप्रिसिएशन अलग अलग करो, गुडविल पे 5 साल करो, ऐसा होगा. तो इस पर मेरी कैरिंग अमाउंट आई 40 और इसकी कैरिंग अमाउंट है 293. देयरफॉर मेरी टोटल कैरिंग अमाउंट है 333. अगर आपने डिप्रिसिएशन बराबर चार्ज नहीं किया ना भैया ये प्रॉब्लम में, तो आपका कैरिंग अमाउंट ही गलत आएगा, तो इंपेयरमेंट लॉस भी गलत आएगा. फिर आपकी कैरिंग अमाउंट हो गई 333 और आपका रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने बोला 272 लाख, ये हो गया आपका रिकवरेबल अमाउंट. तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 61 लाख. आपने ये कब चार्ज किया, 2011 में. 61 लाख आपने P&L में डाल दिया बाय इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस और बाय P&L टू इंपेयरमेंट लॉस. फिर 2013 में क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन वाज विड्रॉन बाय गवर्नमेंट एंड ड्यू टू दिस फेवरेबल चेंजेस वी लिमिटेड एस्टिमेटेड इट्स रिकवरेबल अमाउंट एज 342 लाख. जो उसको 272 लाख लग रही थी, अब वो एसेट की कीमत वापस रिकवरेबल अमाउंट 342 हो गई. कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 333. सर 333 कब थी, 31/3/11 को. फिर अभी आपने क्या किया सर, इसको अपने इंपेयर कर दिया. तो अपने को देखो इंपेयरमेंट लॉस अलोकेटेड फर्स्ट टू गुडविल एंड बैलेंस टू दी अदर एसेट्स. हमने टोटल 61 लाख का जो इंपेयरमेंट हुआ था, ये पूरा के पूरा अपने गुडविल को अलोकेट किया. बॉटम अप अप्रोच जो बताता ना, वो बोलता अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ होगा तो ये पूरा अपने ये देखा नहीं. एक्चुअली थोड़ा सा फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, पर मेरे को रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बताना था, इसलिए मैंने बता दिया था. ये जो इंपेयरमेंट लॉस 61 लाख का हुआ था, तो अपन जब एसेट की वैल्यू कम करते तो गुडविल को पहले कम करते और अदर एसेट्स को बाद में कम करते. तो गुडविल को खत्म करके हमने 0 कर दिया था और अदर आइडेंटिफाइबल एसेट को हमने 272 का बताया था. अब रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी हमारी, 272. अरे हाँ ना, ये हो गया अपना इंपेयरमेंट लॉस खत्म. अब रिवर्सल की बारी आई. हमारे पास में दोनों मिला के 272 के थे ना यार, हटा सावन की घटा खा कुजा बत्ती बुझा. और अब कितने के हो गए वो, 300 300 300 300 342 लाख के. अब देखो बोला ये 272 है. फिर हमने रिवाइज्ड वैल्यू पे 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा. 272 इंटू 2/11. क्यों, क्योंकि टोटल एसेट की लाइफ थी 15. अब उसमें से 4 साल खत्म हो गए थे. फिर अब बचे हुए जो लाइफ थी, जब रिवाइज्ड वैल्यू 272 थी उसकी, तो हमने 272 को ओवर दी 11 ईयर्स बात करने की बात किया होगा. अब 2 साल हो गए, कब तक के, 2013 तक के. तो 2013 तक के हमने 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा 49. अब हमारे पास में कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 223. 223 हमारी कैरिंग अमाउंट है.
कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2013 had there been no impairment costless accumulated depreciation 240, और अगर अपन इम्पेयरमेंट नहीं करते थे तो हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी थी 293। ये देखो बाजू में बता रहा मैं, हमारी 1/4/11 को या एट द एंड ऑफ 11 हमारी कैरिंग अमाउंट वैसे रहने वाली थी 293। कहां से आया 293? अरे बाबा मेरे, ये 293 रहने वाली थी हमारी। हमने 21 का लॉस डाल के फिर आइडेंटिफाइबल वैल्यू ऑफ एसेट 272 बताई, 293 रहती थी। और फिर हम 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करते थे? 293 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, 293 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हम चार्ज करते थे 53 रुपीज का डिप्रिसिएशन। तो हमारी वैल्यू 2013 में कितनी रहती थी? हमारी 2013 में वैल्यू रहती थी 240। अब क्या हुआ कि अब हमारे को इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करने की इच्छा हो रही। आज हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 223, और हमारे को मार्केट वैल्यू कितनी है? 342। तो हमारे को इंपेयरमेंट गेन कितना दिख रहा? 342 माइनस 223 इज इक्वल टू मेरे को गेन दिख रहा 119 का। लेकिन सर इन्होंने क्या बोला था कि आप इतना इंपेयरमेंट गेन नहीं बताएंगे या रिवर्सल नहीं करेंगे कि उसकी कैरिंग अमाउंट क्रॉस हो। तो कैरिंग अमाउंट अभी अगर मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया रहता था तो आपको कैरिंग अमाउंट कितनी दिखती थी? आपको कैरिंग अमाउंट दिखती थी 293, कि पहले कैरिंग अमाउंट 293 थी जिस दिन मैंने इंपेयरमेंट लॉस मारा था। तो शायद आप 293 तक के का, यानी 223 से लेके तो 293 तक के का, 223 से 293 कितना होता? 223 से 293 होता 70 लाख का इंपेयरमेंट गेन आप लेते थे। लेकिन 293 तक के नहीं जाना है अपने को 223 से 240 तक के, क्योंकि अगर अपन इंपेयरमेंट लॉस नहीं बताते थे तो कैरिंग अमाउंट 240 आती थी आपकी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपेयरमेंट कितना लॉस कितना रिवर्स करना है? 17 का। यही बताने की बात कर रहे हैं। टोटल इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिवर्स्ड 119, ये यहां पर है। बट इंपेयरमेंट लॉस दैट कैन बी रिवर्स विच एवर इज लोअर इज 17 ओनली, और फिर रिवाइज्ड वैल्यू इज 240। ऐसा ये रिवर्सल का एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल में सिर्फ थियरी दी हुई है, पर फिर भी सर आप ये मत बोलना कि मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट बोलता कि पहली एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन आएगा। नहीं, बोलता ही नहीं, लेकिन एमसीक्यू तो आ सकता कि वैल्यू ऑफ इंपेयरमेंट लॉस शुड नॉट बी रिवर्स मोर देन द कैरिंग अमाउंट इफ इंपेयरमेंट लॉस वाज नॉट प्रोवाइडेड। इतना तो आ सकता। इसके अंदर में ऐसे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसमें एक से एक खास इसमें से कुछ तो बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच की भी है। अगर आपको ये 4 वाले जो भी क्या बोलते हैं इसको एमसीक्यूज में अगर कुछ क्वेरी होंगी तो आपने पर्सनली मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। अदरवाइज कुछ खास है नहीं। वी विल एंड अप आवर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हियर। थैंक यू फॉर द क्वाइट लिसनिंग। थैंक यू। गुड डे।